शाम के 5:30 बजे थे। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, लेकिन सोनापुर गांव में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। चेतन अपनी कार से गांव की कच्ची सड़क पर उतरा। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। वो आसपास देख रहा था, जिससे उसे कोई मदद मिल सके। अरे भाई रुकिए, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पंचायत घर कहाँ है? साहब, आप इस वक्त यहाँ कैसे? जल्दी घर के अंदर जाइए। सूरज ढल चुका है, शाम होते ही यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता है। क्यों, क्या यहाँ डाकुओं का डर है? डाकू साहब, काश यहाँ डाकू होते। यहाँ तो वो है जिसे कोई देख नहीं पाता, बस उसकी आहट महसूस होती है। वो देखो, उस पहाड़ी पर हवेली। क्या है उस हवेली में ऐसा जिसकी आहट सुनकर लोग अपने घरों में चले जाते हैं? वो बहुत ही डरावना है। अगर उसे कोई देख लेता है तो वो जिंदा नहीं रहता। तुम भी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। इतना कहते हुए जयेश वहां से भाग गया। लेकिन चेतन अब यही सोच रहा था कि अब क्या करूं, किससे मदद मांगूं। फिर चेतन ने अपने कदम आगे बढ़ाए। और यहां वहां देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 2 किलोमीटर चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो औरत आग ताप रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और अनुभव था। इस गांव के लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? और उस हवेली में दिया कौन जलाता है? लोगों को किसकी आहट महसूस होते ही डर लगने लगता है? क्या है उस हवेली का राज? बेटा, वो दिया कोई नहीं जलाता है, वो अपने आप जलने लगता है। कहते हैं कि वहाँ पर कोई है जो बहुत ही खतरनाक है। ये सब अंधविश्वास है। काकी लोग सिर्फ कहानी बनाते हैं ताकि दहशत बन जाए और चोर डाकुओं को लूटने का मौका मिल जाए। मैं कल सुबह उस हवेली में जाऊंगा और उस हवेली की तलाशी लूंगा। अभिमान मत कर बेटा। जो भी उस दिए की रोशनी को करीब से देखने गया, वो अगले दिन हवेली के बाहर बेहोश मिला लगता है। बेटा, तुम इस गांव में न हो, इसलिए कुछ जानते नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि आज की रात तुम मेरे घर में रुक जाओ और कल सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना। आखिर कौन कर रहा है ये सब? क्या यह सच्चाई है या अंधविश्वास? मुझे पता लगाना ही होगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। कौन है यहाँ? सामने आओ। तुम कौन हो? क्यों गांव वालों को डराते हो और हर रात ये दिया क्यों जलाते हो? साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो बस इस गांव का चौकीदार हूं। मुझे ठाकुर साहब के वंशजों ने पैसे दिए हैं ताकि मैं यहां रोज दिया जलाऊं और लोगों को डरा कर रखूं, ताकि इस हवेली का कोई दुरुपयोग ना करे। तो फिर ठाकुर साहब के वंशज कहाँ है और वो यहाँ क्यों नहीं रहते? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर महीने हवेली के बाहर पैसों से भरी पोटली रखी हुई होती है। बेटा चेतन, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है?
तुमने वहां ऐसा क्या देखा कि तुम बेहोश हो गए? मैंने देखा तो कुछ नहीं, लेकिन एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी जैसे वो मेरे कानों को फाड़ रही हो और सिर चकराने लगा। वो कहते कहते फिर से बेहोश हो गया। उसके बाद चेतन को उसके घर भेज दिया गया। गांव का रहस्य आज भी वही दबा है। आज भी सूरज ढलते ही दिया जल उठता है और लोग अपने घरों के किवाड़ बंद कर लेते हैं। चेतन को उसके घर वाले शहर ले गए थे। 5 महीने बीत चुके थे। वो शारीरिक रूप से ठीक था, लेकिन किसी से बात नहीं करता था। बेटा खाना खा ले। कब तक इस तरह चुप रहेगा? तुझे इस तरह चुप देखकर मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? यह मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? इतना जोर जोर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम ठीक तो हो बेटा? नहीं नहीं, मैं माँ को कुछ नहीं बता सकता। अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। माँ, मैं अब ठीक हूँ। वो मैंने कोई बुरा सपना देखा था। आप चिंता मत करो। बेटा अब तू पहली तरह ठीक हो चुका है। यह जानकर बहुत खुशी हुई। यह सब भगवान का आशीर्वाद है। अब तुम भी भगवान का नाम लेकर सो जाओ। आप मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना। मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है। लेकिन बेटा तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। लेकिन माँ, मेरे खास दोस्त की शादी है। अगर मैं नहीं गया तो वो बुरा मान जाएगा। मैं कुछ दिनों जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत अगर खराब हो तो तुरंत घर वापस आ जाना। चेतन विशाल के घर जाता है। विशाल, जो कि चेतन का खास दोस्त था। विशाल, चल जल्दी से तैयार हो जा। हमें अभी इसी वक्त सोनापुर गांव के लिए रवाना होना होगा। लेकिन बात क्या है और तुम इतना जल्दी में क्यों हो? फिर चेतन ने विशाल को पूरी बात बताई। तुम पागल हो गए हो। जिस जगह ने तुम्हारी मानसिक हालत खराब कर दी, वही दोबारा जाना चाहते हो? विशाल, मैंने उस रात दीवार पर राजा की तस्वीर देखी थी, लेकिन वो अब मुझे याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो तस्वीर मुझसे कुछ कहना चाहती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ वहां जरूर है। हमें जाना ही होगा और गांव वालों को बचाना ही होगा। ठीक है चेतन, अब तुम यही चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विशाल, हर जगह हर कोने को ध्यान से देख। यहाँ पर कुछ ऐसा जरूर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, चेतन तू ठीक है? रुक, मैं नीचे आता हूँ। अरे चेतन, यह तो एक तहखाना है। मैंने कहा था ना तुमसे। तुम चौकीदार नहीं हो, तुम उनके छोटे भाई रणविजय हो, जिसके बारे में मुझे उन काकी ने बताया था। बुद्धिमान हो। विक्रम इस हवेली का असली मालिक था और मैं उसका सौतेला भाई था। हमारे पिताजी ने 2 शादियां की थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई का राज्याभिषेक करवाकर उसे एक मुकुट पहनाया दिया था और कहा था कि इस मुकुट को संभाल कर रखना, क्योंकि यह मुकुट अगर गलत हाथों में चला गया तो यह गांव तहस नहस भी हो सकता है। मैंने मौका हाथ लगते ही विक्रम और उसके परिवार वालों को मार दिया। मुझे यह मुकुट चाहिए था, लेकिन यह मुकुट इस तहखाने में था। लेकिन तहखाने तक जाने के लिए उस जगह खड़ा होना होता है जहां पर तुम खड़े थे, और एक इस तहखाने में गिर गए। यह काम कोई इंसान ही कर सकता था। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। लेकिन तुम इस मुकुट के पीछे क्यों पड़े हो और अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हो? विक्रम ने इन गांव वालों के लिए कुआं,
बच्चों के लिए पाठशाला और लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया था, इसलिए यह गांव वाले विक्रम को अपना भगवान मानते थे। ये लोग मेरी कद्र नहीं करते थे, इसलिए मैं इन लोगों को बर्बाद कर देना चाहता हूं। लेकिन यह लोग तुम्हारी कद्र क्यों करेंगे? कद्र उसकी होती है जो लोगों के बारे में अच्छा सोचे। मैं विक्रम का छोटा भाई था, लेकिन ना ही विक्रम ने मेरी कद्र की और ना ही इन गांव वालों ने। अब मैं यह मुकुट लेकर इन गांव वालों को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन उस दिए का क्या रहस्य है? दिया अपने आप कैसे जलने लगता है? इस मुकुट में हीरा है, लेकिन यह हीरा साधारण नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। तो गांव वाले बेहोश क्यों हो जाते थे? क्योंकि इस हीरे से निकलने वाली तरंगे साधारण इंसान का दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो यहां आता है, उसकी याददाश्त ये हीरा सोख लेता है और इंसानी दिमाग चकरा जाता है। लेकिन तुम यह मत समझना कि मैं ये मुकुट तुम्हें दे दूंगा। मैं इन गांव वालों का रक्षक हूं और तुम्हारा अंत अब जरूर होगा। लेकिन तुम मुझे मारोगे कैसे? मैं अमर हूं और मुझे कोई नहीं मार सकता। बस देखते जाओ। मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। लेकिन तुम तो यहां हो, तो मेरे शरीर को जलाया किसने? वो बैलगाड़ी वाला जो हमें इस गांव में लेकर आया था, उसने हमें सब कुछ बता दिया था। दरअसल वो तुम्हारी हवेली का असली चौकीदार है और हवेली बंद होने के बाद अपना घर चलाने के लिए बैलगाड़ी चलाता है। उसने हमें बताया था कि साहब, आप सोनापुर क्यों जाना चाहते हो? वहां जाना यानी मौत को दावत देने के बराबर है। भाई, हम सोनापुर गांव वालों को बचाने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप उस रणविजय को खत्म करने जा रहे हो? रणविजय? ये रणविजय कौन है? फिर हमको उस बैलगाड़ी वाले ने सब कुछ बताया और तुम्हारे शरीर के बारे में भी बताया। उसने बताया कि तुम्हारा शरीर उस हवेली की काल कोठरी में दफन है। फिर हमने एक प्लान बनाया। चाचा, हम उस रणविजय का ध्यान एक तरफ करेंगे, तब तक आप उसका शरीर निकाल कर जला देना। नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने ठीक नहीं किया। बेटा, तुमने आज इस गांव को 50 साल पुराने श्राप से आजाद कर दिया। नहीं काकी, यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन अब यहाँ आपको कोई नहीं डराएगा और न ही उस हवेली की खिड़की में दिया जलेगा। लेकिन बेटा, अब इस मुकुट का क्या करेंगे? काका, अब यह मुकुट की सुरक्षा शिव जी करेंगे। सभी लोग एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में उस मुकुट को रखकर उसके ऊपर एक मंदिर बनाते हैं। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उस शिवलिंग की पूजा करके इस गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं।